अक्टूबर 1962 अमेरिका के राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी शतरंज के खेल में पिछले एक साल से बार बार मात खा रहे थे। जितनी तगड़ी प्लानिंग उतनी बुरी और शर्मनाक हार। दूसरे विश्व युद्ध के बाद ये मतवाले हाथी की चाल चलने वाले अमेरिका की इस दुर्गति की वजह था एक देश, क्यूबा। ग्लोब में अमेरिका के दक्षिण में छोटे से टापू पर बसा ये देश कभी अमेरिका का साथी था, लेकिन सिगार पीने वाले एक करिश्माई नेता ने सब कुछ बदल दिया। साल 1959 फिदेल कास्त्रो की सदारत में क्यूबा में कम्युनिस्ट क्रांति हुई और क्यूबा अमेरिका उसी रोज दुश्मन बन गए। क्यूबा से कम्युनिस्टों के सफाई के लिए अमेरिका ने कई कोशिशें की, यहाँ तक कि 1500 ट्रेंड विद्रोही भेजे, लेकिन ये सभी या तो क्यूबा में मारे गए या फिर कैद कर लिए गए। एक तरफ मिशन फेल हुआ, दूसरी तरफ क्यूबा ने सोवियत संघ से हाथ मिला लिया। इस दोस्ती ने अमेरिका की नींद उड़ा दी, खासकर तब जब सितंबर 1962 में उन्हें यह पता चला कि सोवियत संघ क्यूबा में न्यूक्लियर मिसाइल बेस बनाने में जुटा हुआ है। ये स्थिति अमेरिकी राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी के लिए एक बुरे सपने से कम नहीं थी। अमेरिका से सिर्फ कुछ 100 किलोमीटर दूर ही उसका सबसे बड़ा दुश्मन न्यूक्लियर मिसाइलों का बेस बना रहा था। कैनेडी की एक गलती पूरी दुनिया को सीधे तीसरे विश्व युद्ध की ओर ले जा सकती थी। कैनेडी के लिए क्यूबा उनके कार्यकाल का सबसे बड़ा संकट साबित हुआ। हालांकि इस कहानी का सबसे दिलचस्प पहलू था एक दस्तावेज, जिसने इस कहानी को नया मोड़ दे दिया। अचानक अमेरिका के हाथ एक गुप्त रिपोर्ट लगी, जिसमें लिखा था कि सोवियत संघ का मिसाइल प्रोग्राम उतना मजबूत नहीं था जितना वो दिखा रहे थे। इस खुलासे ने कैनेडी को एक मौका दिया शांति से इस संकट को सुलझाने का। लेकिन सवाल यह है कि वो गुप्त दस्तावेज आखिर अमेरिका तक पहुंचा कैसे? इसके पीछे था एक व्यक्ति, ओलेग पेनकोव्स्की, जो सोवियत संघ की सेना में लेफ्टिनेंट कर्नल था और सालों से सोवियत संघ से जुड़े हजारों दस्तावेजों को अमेरिका पहुंचा रहा था। पेनकोव्स्की ने सोवियत संघ की नाक के नीचे बैठकर उनके ब्रह्मास्त्र को डिफ्यूज कर दिया। क्यूबा संकट को सुलझाने के लिए कैनेडी को खूब वाहवाही मिली, लेकिन इस सफलता का असली श्रेय जाता है अमेरिकी खुफिया एजेंसी को, जिसे आज हम CIA के नाम से जानते हैं। CIA यानी कि सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी, दुनिया की सबसे ताकतवर खुफिया एजेंसी। पिछले 100 सालों में दुनिया में जितने तख्ता पलट हुए हैं, अगर उनकी कहानी पढ़ेंगे तो आपको CIA के फुटप्रिंट्स मिलेंगे। कोल्ड वॉर के दौरान में अगर कोई देश अमेरिका की बात अनसुनी करता, CIA उसके पीछे लग जाती, और एक बार CIA पीछे लग गई तो आपकी खैर नहीं। दूसरे देशों की क्या कहें, खुद अपने देश के नागरिकों पर CIA जासूसी कर चुका है। CIA पर अपने ही नागरिकों के ऊपर साइकोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट्स के आरोप हैं। कैसे काम करती है CIA? क्या है इस संस्था का इतिहास? CIA में एजेंट्स की भर्ती कैसे होती है? CIA ने किन किन ऑपरेशंस को अंजाम दिया? ये सब जानेंगे आज के एपिसोड में। नमस्कार, मैं हूं सरवत और आप देख रहे हैं जटिलता का विलोम, सरलता का पर्यायवाची, आसान भाषा में। दिसंबर 1941 पर्ल हार्बर पर जापानी हमले के बाद अमेरिका की दूसरे विश्व युद्ध में एंट्री हो चुकी थी। इस युद्ध में जीत के लिए ताकत के साथ जरूरत थी इंटेलिजेंस इनपुट्स की। इस सोच ने जन्म दिया ऑफिस ऑफ स्ट्रैटेजिक सर्विसेज को, यानी कि OSS। OSS का काम था खुफिया जानकारी जुटाना, दुश्मनों के खिलाफ साइकोलॉजिकल वॉरफेयर करना और कोवर्ट ऑपरेशंस को अंजाम देना। साइकोलॉजिकल वॉरफेयर यानी दुश्मन को इंटेलिजेंस और इंफॉर्मेशन के दम पर बेवकूफ़ बनाना या उसे ट्रैप करना। कोवर्ट ऑपरेशन यानी चुपके से किसी बड़े मिशन को अंजाम देना, जैसे किसी बड़े व्यक्ति की हत्या करवाना। OSS ने वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान यूरोप, एशिया और मिडिल ईस्ट में कई बड़े ऑपरेशंस किए। इनमें सबसे दिलचस्प था ऑपरेशन ग्रीन अप। इस मिशन में OSS एजेंट्स को ऑस्ट्रिया में भेजा गया। ऑस्ट्रिया इस समय जर्मनी के अधीन था। OSS एजेंट्स ने नाजियों की हवा टाइट कर दी। वो घायल जर्मन सैनिकों के भेष में नाजी हेडक्वार्टर में घुसे और वहाँ से कई सीक्रेट जानकारियाँ हासिल कर ली, जैसे सैनिकों के मूवमेंट की जानकारी जुटाई। इसके साथ ही नाजियों के रेल नेटवर्क और कम्युनिकेशन नेटवर्क को तबाह कर दिया। इससे अमेरिका और उसके साथियों को जर्मनी में आसानी से अटैक करने का मौका मिल गया। वर्ल्ड वॉर 2 खत्म होने के बाद 1945 में OSS को बंद कर दिया गया। उस समय के अमेरिकी राष्ट्रपति हैरी ट्रूमन को इसकी ज़रूरत नहीं लगी, लेकिन फिर कुछ ही साल बाद शुरुआत हुई कोल्ड वॉर की। सोवियत संघ के प्रीमियर जोसेफ स्टालिन ने पूर्वी यूरोप में अपना प्रभाव बढ़ाना शुरू कर दिया।
दे दनादन एक के बाद एक देश कम्युनिस्ट होने लगे। सरमाएदारी निजाम के पुरोधा अमेरिका को ये मंजूर नहीं था। ट्रूमन कम्युनिस्टों को रोकने का रास्ता खोज ही रहे थे कि तभी सोवियत संघ के अमेरिकी दूतावास में बैठे अमेरिकी राष्ट्रदूत जॉर्ज एफ केनन ने ट्रूमन को एक टेलीग्राम भेजा जिसमें कंटेनमेंट पॉलिसी का जिक्र था। माने सोवियत की चालों को समझने और उसका मुकाबला करने के लिए अमेरिका को एक स्थायी इंटेलिजेंस एजेंसी चाहिए थी। इन खतरों और डिप्लोमेटिक चैनल्स से आते इनपुट्स को देखते हुए प्रेसिडेंट ट्रूमन ने 1947 में एक कानून पास किया, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट 1947, जिससे जन्म हुआ सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी यानी कि CIA का। किसी भी संस्था के काम करने का तरीका इस बात पर निर्भर करता है कि संस्था का उद्देश्य क्या है। अपने जन्म से CIA का फोकस दो चीज़ों पर था। पहला, अमेरिका के बाहर बैठे अमेरिका के दुश्मनों के बारे में जानकारी जुटाना और उन्हें ख़त्म करना। दूसरा, दुनिया भर में अमेरिकी हितों की रक्षा करना। इसके लिए CIA 3 तरीकों का इस्तेमाल करती है। सबसे पहला है कोवर्ट ऑपरेशंस माने सीक्रेट मिशंस। दूसरा है प्रोपेगेंडा और प्रॉक्सी का इस्तेमाल। और तीसरा है इंटेलिजेंस इकट्ठा करना। तीनों तरीकों से काम निपटाने के चक्कर में कई बार CIA ने एथिकल बाउंड्री लांघी हैं और ये गुनाह उसने सिर्फ दूसरे देशों के नागरिकों के साथ ही नहीं बल्कि अपने देश के नागरिकों के साथ भी किया है। उन सब किस्सों पर आएंगे, पहले CIA के मोडस ऑपरेंडी को डिटेल में समझ लेते हैं। एक उदाहरण से समझते हैं कि CIA सीक्रेट मिशंस को कैसे अंजाम देती है। ऑपरेशन एजैक्स साल 1908 में ईरान में तेल के कुओं की खोज हुई। पहले ब्रिटेन और फिर अमेरिका की कुछ कंपनियों ने इसमें निवेश किया और ईरान में सस्ते दामों पर तेल निकाल इंटरनेशनल मार्केट में बेचने लगी। ईरान को समझ आया कि उनके साथ खेल हो गया है। तब ईरान में उस वक्त मोहम्मद मोसादेक प्रधानमंत्री हुआ करते थे। उन्होंने पूरी पेट्रोलियम इंडस्ट्री को नेशनलाइज्ड कर दिया। ब्रिटेन और अमेरिका के हितों का नुकसान और मिडिल ईस्ट में कमज़ोर होती पकड़, बस CIA के लिए इतना काफ़ी था। CIA ने ब्रिटेन की खुफिया एजेंसी MI6 के साथ मिलकर तख्ता पलट की प्लानिंग शुरू कर दी। 1950 के दशक में CIA ने ईरान में प्रो और एंटी गवर्नमेंट फैक्शंस खड़े किए। इनके बीच दंगे करवाए। पुलित्जर पुरस्कार विजेता पत्रकार टिम वीनर ने CIA के इतिहास पर एक किताब लिखी है, लेगेसी ऑफ एशेस। वीनर लिखते हैं, CIA ईरान की सड़कों पर हिंसा फैलाना चाहती थी ताकि अशांति का माहौल बने और फिर धीरे से देश की पूरी राजनीति बदली जा सके। सब कुछ प्लान के मुताबिक हुआ। प्रधानमंत्री मोहम्मद मोसादेक को हटाकर शाह रजा पहलवी को ईरान की सत्ता सौंप दी गई। इस ऑपरेशन की सक्सेस के बाद CIA ने तख्ता पलट की लड़ियां लगा दी। ग्वाटेमाला, चिली, कॉन्गो, जहां भी सत्ता अमेरिका का विरोध करती या उसके हितों का नुकसान होता, वहां तख्ता पलट का मिशन शुरू हो जाता। अब ये तो बात हुई कोवर्ट ऑपरेशंस की। अब समझते हैं कैसे फेक न्यूज़, प्रोपेगेंडा और अपने प्रॉक्सी के दम पर CIA अपने दुश्मनों को ठिकाने लगाती है। CIA के बनने के पीछे एक बड़ी वजह थी पूर्वी यूरोप के देशों का कम्युनिज्म की तरफ बढ़ता झुकाव। इसे काउंटर करने के लिए CIA ने प्रोपेगेंडा कैंपेन शुरू किए। इसे एक उदाहरण से समझिए। एक किताब है द सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी एंड इंसाइक्लोपीडिया। इसके अनुसार CIA ने ईस्टर्न यूरोप में प्रो डेमोक्रेसी कंटेंट ब्रॉडकास्ट किए, जैसे रेडियो फ्री यूरोप और रेडियो लिबर्टी। ये स्टेशन कम्युनिस्ट प्रभाव वाले देशों में एंटी सोवियत नैरेटिव्स फैलाते, जिससे लोगों में प्रतिरोध की भावना बढ़ती। इसके अलावा CIA ने कई आर्टिस्टिक प्रोजेक्ट्स को भी फंड किया ताकि इंटेलेक्चुअल्स में कम्युनिज्म के खिलाफ विरोध को बढ़ावा दिया जा सके। CIA का असर हॉलीवुड तक भी फैला था। द सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी एंड इंसाइक्लोपीडिया में इसका जिक्र है। इस दौर में जॉर्ज ऑरवेल की किताब एनिमल फार्म पर एक फिल्म बनी थी, जिसकी फंडिंग में CIA का हाथ था। ये किताब कम्युनिज्म के खतरों को दर्शाती थी, इसलिए CIA ने इसका खूब इस्तेमाल किया। CIA प्रोपेगेंडा का एक बड़ा उदाहरण है ऑपरेशन मॉकिंगबर्ड। इसके तहत अमेरिका के पक्ष में प्रोपेगेंडा फैलाने के लिए CIA ने कई मीडिया संस्थाओं में अपने लोगों को बैठाना शुरू किया। CIA ने कई बड़े बड़े मीडिया संस्थाओं जैसे कि टाइम मैगजीन और वॉशिंगटन पोस्ट में अपने लोगों को बैठाया। उनके कुछ बड़े पत्रकारों को अपना खबरी बनाया और बेहद सलीके से इन्हें फंड किया। CIA के ये एजेंट्स अमेरिका के पक्ष में माहौल तो बनाते ही थे, CIA की काली करतूतों पर भी पर्दा डालने में मदद करते थे। ये ऑपरेशन इतना सफल रहा था कि मीडिया संस्थाओं को भी ये पता नहीं चला कि वो CIA के लिए काम कर रही हैं।
प्रॉक्सी माने ऐसा तरीका जिससे आप तमाम काले काम कर सकें लेकिन आपका नाम कहीं ना आए। CIA ऐसा करती थी संस्थाओं के बल पर, जो नाम से CIA से अलग थी, लेकिन उनके जरिए CIA का काम निकाला जाता था। ये प्रॉक्सी वहां काम आते थे जहां अमेरिका खुद नहीं जा सकता था, जैसे अफगानिस्तान। डायरेक्टोरेट एस द CIA एंड अमेरिकाज सीक्रेट वॉर्स इन अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान के राइटर स्टीव कॉल लिखते हैं, अफगानिस्तान में CIA ने अपने सबसे बड़े ऑपरेशंस को अंजाम दिया, जिसमें हथियारों, ट्रेनिंग और इंटेलिजेंस सपोर्ट का एक विशाल नेटवर्क खड़ा करना शामिल था। CIA के एजेंट्स ने मुजाहिदीन फाइटर्स को गुरिल्ला वॉरफेयर टैक्टिक्स सिखाई, जिससे सोवियत संघ को अफगानिस्तान में भारी नुकसान हुआ और सोवियत को अफगानिस्तान छोड़कर निकलना पड़ा। इन ऑपरेशंस ने CIA की दुनिया भर में एक अलग छवि गढ़ी। CIA एक ऐसी एजेंसी बन गई जो न सिर्फ राजनीतिक स्थितियों को प्रभावित कर सकती है, बल्कि युद्ध और मीडिया के जरिए लोगों की सोच को भी आकार दे सकती है। इनसाइड द CIA किताब में CIA के कुछ ऐसे ऑपरेशन का जिक्र है जो पहली बार सुनने में किसी जासूसी फिल्म की कहानी लगते हैं, लेकिन यही वाकये CIA को बाकी एजेंसियों से एकदम अलग बनाते हैं। इसमें एक किस्से का जिक्र है। दूसरे विश्व युद्ध के बाद जर्मनी दो हिस्सों में बंट गया था। ईस्ट जर्मनी सोवियत के कंट्रोल में था और वेस्ट जर्मनी अमेरिका और ब्रिटेन के कंट्रोल में। सोवियत संघ में जासूसी करने के लिए CIA ने किसी जासूस को नहीं भेजा, बल्कि 1400 फीट लंबा टनल बनाया। ईस्ट जर्मनी, जो सोवियत के कंट्रोल में था, वहां जमीन के नीचे से सोवियत संघ की फ़ोन और बाकी कम्युनिकेशन लाइंस को टैप किया। इस सुरंग की वजह से लगभग एक साल तक CIA को सोवियत की योजनाओं और सैनिकों के मूवमेंट पर नज़र रखने का मौका मिला। इंटेलिजेंस जुटाने का एक और तरीका भी था। अमेरिका में ह्यूमन राइट्स को लेकर काफ़ी कड़े कानून हैं। ऐसे में आतंकवादियों और दुश्मनों के एजेंट्स को इंटेरोगेट करना मुश्किल हो जाता है। इसलिए CIA ने दुनिया के कुछ देशों में ब्लैक साइट्स बनाई हैं। यह हाई सिक्योरिटी जेल हैं, जहां इंफॉर्मेशन उगलवाने के लिए कैदी पर किसी भी हद तक बर्बरता की जाती है। इसका एक बेहद बदनाम किस्सा भी है। वियतनाम युद्ध के दौरान CIA ने फीनिक्स प्रोग्राम की शुरुआत की। लेगेसी ऑफ एशेस किताब के मुताबिक CIA के ऑपरेटिव्स वियतनाम में विद्रोहियों को पकड़ते और उनसे इंफॉर्मेशन निकलवाने के लिए बर्बरता करते। बाद में ये प्रोग्राम CIA के इतिहास के सबसे कंट्रोवर्शियल मिशंस में एक बना। CIA ने 9/11 के बाद भी आतंकवादियों का पता लगाने के लिए ऐसे कई मिशंस चलाए थे। CIA का रिक्रूटमेंट सिस्टम काफ़ी स्ट्रक्चर्ड है। ये बड़ी चालाकी से पोटेंशियल कैंडिडेट्स को ढूंढकर उन्हें ग्रूम करती है। कैसे? इसका जवाब है एक एक्रोनिम MICE, यानी कि MICE। पहला M माने मनी, पैसा। आर्थिक परेशानियों में घिरे लोगों को रिक्रूट करना काफ़ी आसान होता है। CIA उन्हें पैसे का लालच देकर अपना एजेंट बनाती और फिर सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन हासिल कर लेती थी। उदाहरण ओलेग पेनकोव्स्की, जिसने क्यूबा क्राइसिस के समय CIA को इन्फॉर्मेशन पहुंचाई। ओलेग पेनकोव्स्की को CIA ने अमेरिका में एक ऐसे पैसे वाली और अच्छी ज़िंदगी का लालच दिया था, जिसके बदले में उसने सोवियत की सेना में होने के बावजूद CIA को इन्फॉर्मेशन पहुंचाई। दूसरा I यानी कि आइडियोलॉजी या फिर विचारधारा। CIA ने प्रोपेगेंडा वॉरफेयर में अक्सर उन लोगों को तवज्जो दी जो अमेरिका की कैपिटलिस्ट और डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ को मानते थे। इसमें स्टूडेंट्स, जर्नलिस्ट और कई इंटेलेक्चुअल्स शामिल थे। तीसरा है C माने कोअर्जन या फिर दबाव डालना। जब बात पैसे और आइडियोलॉजी से ना बने, तब CIA बर्बरता और क्रूरता के तरीकों को आजमाती थी। ऐसे मिशंस के लिए कुछ खास लोगों को चुना जाता था, जो इस इंटेरोगेशन के ज़रिए इंफॉर्मेशन आसानी से निकलवा पाएँ। चौथा है E माने ईगो। कोल्ड वॉर के दौरान कई एम्बिशियस पॉलिटिशियंस और अधिकारियों को करियर एडवांसमेंट का लालच दिया जाता। उनको फंडिंग दी जाती थी, बदले में वो CIA और अमेरिका के लिए गुप्त रूप से काम करते थे। ऐसा अक्सर उन जगहों पर होता था जहां CIA ने तख्तापलट को अंजाम दिया था। CIA की ट्रेनिंग में सबसे पहले 4 चीज़ें सिखाई जाती हैं। सर्विलेंस करना यानी कि भेष बदलना, हथियार चलाना और विदेशी भाषाएं सीखना। इसको सीखने के बाद एजेंट्स को ट्रेनिंग के सबसे मुश्किल पड़ाव पे भेजा जाता है, द फार्म। ये अमेरिका के वर्जीनिया स्टेट में CIA की ट्रेनिंग फैसिलिटी है। यहाँ नए रिक्रूट्स को एक स्टिमुलेशन के ज़रिए असल दुनिया में कैसे जासूसी की जाती है उसकी ट्रेनिंग दी जाती है। ये बिल्कुल वैसी ट्रेनिंग है जैसे कोई पायलट ट्रेनी असल प्लेन उड़ाने से पहले एक मशीन पर प्रैक्टिस करता है। वैसे ही नए लोगों को जासूसी की ट्रेनिंग के लिए अलग सिनेरियोस में डाला जाता है। इनसाइड द CIA के मुताबिक
द फार्म पर ट्रेनीज को उनके फिजिकल और मेंटल लिमिट्स तक पुश किया जाता है और उनके मॉक इंटेरोगेशंस तक किए जाते हैं। CIA ट्रेनिंग का एक और पहलू साइकोलॉजिकल कंडीशनिंग है, माने दिमागी तौर पर एजेंट को तैयार करना। इसके लिए एजेंट्स को टॉर्चर बर्दाश्त करना और लाई डिटेक्टर्स को मिसलीड करना सिखाया जाता है। इन सभी स्किल्स को हर रिक्रूट में ड्रिल किया जाता है, क्योंकि फील्ड में एक गलती जिंदगी और मौत का फ़र्क बन सकती है। ये तो बात हुई रिक्रूटमेंट की, लेकिन कोई इंटेलिजेंस एजेंसी कब देश के लिए अच्छी है और कब वो अचानक से देश की दुश्मन बन जाए, इसका हिसाब लगाना मुश्किल है। CIA का हाल भी कुछ ऐसा ही था। ये एजेंसी खुलेआम अमेरिकी नागरिकों पर जानलेवा और ख़तरनाक एक्सपेरिमेंट्स कर रही थी। साल 1955 CIA ने ऑपरेशन मिडनाइट नाम का एक ऑपरेशन शुरू किया। इसके लिए CIA ने अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को शहर में सेक्स वर्कर्स को हायर करना शुरू किया। ये सेक्स वर्कर अनजान लोगों को एक होटल में लेकर जाती, जिन्हें कोई खबर नहीं थी कि होटल का ये कमरा CIA का अड्डा है। कमरा ख़ास तौर पर तैयार किया जाता, माइक्रोफोन और कैमरों से हर समय कमरे में होने वाली हरकतों पर नज़र रखी जाती। हर कमरे में एक स्पेशल शीशा लगा होता, जिससे वहाँ के लोगों को बिना पता चले दूसरे कमरे में बैठा शख्स देख सकता था। कमरे में लाकर लोगों को ड्रग्स दिए जाते। जिस ड्रग का इस्तेमाल सबसे ज़्यादा होता था उसका नाम था LSD। एक वक्त CIA ने यहाँ तक कोशिश की कि दुनिया में जितना भी LSD है उसे ख़रीद ले। इस काम के लिए CIA ने 2 एजेंट स्विट्ज़रलैंड भेजे, लेकिन उनके हाथ सिर्फ 10 ग्राम LSD लगा। अंत में एक फार्मा कंपनी की मदद से LSD की ज़्यादा मात्रा पैदा कराई गई। बहरहाल अपने ख़ास होटल में लोगों को LSD देकर CIA ने दिमाग कंट्रोल करने वाले टेस्ट किए। देखा कि क्या LSD देने के बाद आदमी का बर्ताव बदल रहा है, यदि हाँ तो किस तरह। क्या सेक्स और ड्रग के जोड़ से वो आसानी से जानकारी उगल रहा है। ये सब बातें टेस्ट का हिस्सा थी। मिडनाइट क्लाइमैक्स ऐसा अकेला ऑपरेशन नहीं था। CIA ऐसे एक्सपेरिमेंट्स दुनिया भर में कर रही थी। विदेशों में इस प्रोग्राम को एक अलग कोड नेम दिया गया था, MK डेल्टा। यहाँ तक कि यूनिवर्सिटीज़ भी इससे अछूते नहीं रही। टेड कजिंस्की नाम का एक आतंकी है जो आगे चलकर यूना बॉम्बर नाम से फेमस हुआ। वो हार्वर्ड में पढ़ते हुए CIA के एक्सपेरिमेंट्स का शिकार हुआ था। ऐसे ही चार्ल्स मैनसन, जिसके गिरोह ने एक हॉलीवुड हीरोइन की हत्या की थी, वो भी जेल में माइंड कंट्रोल एक्सपेरिमेंट्स से गुजरा था। इस काम के लिए CIA ऐसे ही लोगों को चुनती थी जो आम लोगों से अलग थे। अधिकतर लोग मनोरोगी या फिर किसी मामले में सज़ा काटने वाले होते थे। उन्हें यह भी पता नहीं होता था कि उनके साथ कोई एक्सपेरिमेंट हो रहा है। 20 साल तक CIA MK अल्ट्रा को बिना रोक टोक चलाती रही। फिर साल 1970 में एक इत्तेफाक के चलते इस ऑपरेशन का खुलासा हुआ। एक एजेंसी, कई कहानियाँ, कई किस्से और कई करतूतें, यही है CIA का लेखा जोखा। आज का ये एपिसोड हमारे लिखा था हमारे साथी आकाश ने। अच्छा, जाते जाते एक ज़रूरी सूचना। सालाना अड्डा यानी कि ललन टॉप अड्डा वापस आ गया है। तारीख है 22 से 24 नवंबर। जगह है मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम दिल्ली में। आपको क्या करना है, आपको रजिस्ट्रेशन करना है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दिया हुआ है, उस पर क्लिक करना है, या फिर आप ललन टॉप वेबसाइट पे जा सकते हैं। वहाँ पे एक बैनर है, उस पर आप क्लिक कर सकते हैं और रजिस्टर कर सकते हैं। 3 दिन के ललन टॉप अड्डा का आप हिस्सा बन सकते हैं सिर्फ 499 रुपये में। तो इंतज़ार रहेगा आपका। शुक्रिया।